नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन्स वॉइस शो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, क्योंकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचेंगे जो आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं। ये जनता की आवाज़, आपकी आवाज़, सबकी आवाज़ है, इसको सब तक पहुंचाना सबका कर्तव्य है। और इसका हैंडल नेम जो है वो एजे सिंह ऑफिशियल है, आप उससे इसको सर्च भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ राजीव रंजन सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी आपका फिर से। और हाय सर। आपके साथ बात होती रहती है, पर बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर समय के अभाव से बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। पर जो इम्पोर्टेंट विषय हैं, जो कंसर्निंग लोगों के हैं, वो हम करने की जरूर कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में पिछले मई 2025 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात शुरू हुई कि यूरोप और ब्रिटेन could help India mitigate the impact of high US tariffs such as 50% tariff mentioned by diversifying its export business। इस पे बात चल पड़ी कि अगर हम अपना जो अमेरिका का 50% टैरिफ लगा है, रशिया के 25% तेल के आयात के एवज में पेनल्टी भी लगी है, तो 25 प्लस 25 50। और अमेरिका ये भी धमकी दे रहा है कल को फार्मास्यूटिकल्स पे हम लगा देंगे, आईटी सर्विसेज पे लगा देंगे, आउटसोर्सिंग जो कंपनीज करती हैं उसको रोक देंगे। तो एक तरीके से अमेरिका कह रहा है कि इनलाइन आ जाइए हमारे, नहीं तो हम आपसे बिजनेस बंद कर देंगे। अब फिर यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है मई 2025 में, 6 मई को साइन होता है और कहा जाता है कि ये बिजनेस जो है 25.5 बिलियन पाउंड, यानी कि उसको डॉलर और रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 40 मिलियन डॉलर का बिजनेस कारोबार जो है बढ़ जाएगा और आने वाले 5 साल 6 साल में 1.1 टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड, इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 99% ऑफ इट एक्सपोर्ट्स टू यूके। अब जो इंडस्ट्रीज हैं जो सफर कर रही हैं वो टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, आईटी है। और इस पर एक कंपैरेटिव अगर हम स्टडी करें तो टेक्सटाइल्स यूएस वर्सेस यूके में इंडियन टेक्सटाइल्स हैव बीन द हार्डेस्ट हिट, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 10.3 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स टू यूएस इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड इंडस्ट्री एस्टिमेट सजेस्ट 50% टैरिफ कुड रिड्यूस वॉल्यूम बाय 4 to 5 बिलियन, मतलब बिजनेस आधा रह जाएगा। उसके बाद अगर हम इंडिया का एक्सपोर्ट यूके को देखें तो 1.79 बिलियन डॉलर इन टेक्सटाइल्स टू यूके है। अगर उसमें इजाफा भी होता है तो उसका बड़ा फायदा जो है 1.1 टू 1.2 बिलियन, मतलब 8,500 से 10,000 करोड़ का ही फायदा हम सोच सकते हैं। तो जो नुकसान है वो नुकसान की भरपाई यूके यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड से नहीं होने वाली। कल भी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता हमारी शुरू हो गई है। अब बात रही फार्मास्यूटिकल्स की। फार्मास्यूटिकल्स में हमारा जो एक्सपोर्ट यूएस को है वो 10.5 बिलियन डॉलर का है। और अगर हम यूएस और यूके कंबाइन करें तो इंडियन फार्मा का एक्सपोर्ट जो यूके का है वो करीब 1 बिलियन डॉलर का है और ग्लोबल एक्सपोर्ट जो टोटल हमारा है वो 23.3 बिलियन डॉलर है। यानी कि अगर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी भी एफपीआई एपीआई पे, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे अगर यूके कर भी देता है, यूरोपियन यूनियन से हम नेगोशिएट भी कर लेते हैं फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस मेडिकल डिवाइसेस पे, तब भी वो नुकसान की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार को पता है यूएस के साथ इनलाइन उनको होना ही पड़ेगा। और आईटीएस सर्विसेज में अभी जो आउटसोर्सिंग मना की गई है कि आउटसोर्सिंग यूएस कंपनीज को अलाउड नहीं है, रिस्ट्रेन करें। और अगर आईटी सर्विसेज में H1B वीजास रिफ्यूज होने शुरू हो जाएंगे तो वहां भी एक बहुत बड़ा आघात भारत के आईटी सेक्टर को और आईटीएस सेक्टर को होने वाला है। तो मैंने आपके सामने 3 परिवेश रख दिए। अब यूके यूरोपियन यूनियन के जो एफटीएज हैं वो भारत का बचाव अमेरिकन एक्सपोर्ट का जो हमारा 46 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, ट्रेड सरप्लस जिसको कहा जाता है, total trade surplus with America is more than 46 billion dollar and trade deficit, our largest importer is China जिनके साथ trade deficit 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन इंपोर्टर और 46 बिलियन हमारा जो एक्सपोर्ट का एक ही ट्रेडिंग नेशन था वो भी खत्म हो गया। भारत के लिए क्या विकल्प है? इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए कहां तक हम अपनी जान बचा सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आत्मजीत जी आपका। देखिए, इसमें दो तीन चीजें समझने वाली बात है। पहला तो ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों और इसका बेनिफिट इंडिया को क्या। तो दो चीजें समझ लीजिए। जो मैंने हिस्टोरिकल ट्रेंड या पैटर्न रीड किया है उसके हिसाब से जिस जिस देश के साथ में इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, इंडिया का तो एक्सपोर्ट उसको बढ़ता है, बट सामने वाली कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाता है इंडिया को।
जैसे मैं एग्जांपल यूएई का दे रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा थर्ड पार्टनर है, बिगेस्ट पार्टनर है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। ठीक है, $100 बिलियन के आसपास में इंडिया और यूएई का ट्रेड होता है। लगभग $65 बिलियन वो करते हैं और 35 एक्सपोर्ट करते हैं वो, और इंडिया यूएई को $35 बिलियन के आसपास में एक्सपोर्ट करता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। ठीक है, पर हमने ये देखा कि 2022 में एफटीए करने के बाद से यूएई का एक्सपोर्ट इंडिया को 100% से ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो भारत का उस रफ्तार से बढ़ा नहीं है, उनका हमको एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ गया, और यही आशंका यूके के साथ में भी जताई जा रही है कि जितना हमको फायदा नहीं होगा एक्सपोर्ट के मामले में, उससे कई गुना ज्यादा यूके को फायदा होगा इंडिया में एक्सपोर्ट करके। देखिए एक बात समझ लीजिए, यूके जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति आज की डेट में अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है। इनफैक्ट पिछले यदि 15-20 सालों को हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इंडियन कंपनीज ने यूके में इन्वेस्ट किया है। इंडिया का पहला ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो टाटा टी ने किया था टेटले टी में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में टाटा ने वहां पे कोरस भी खरीदा, टाटा ने वहां पे लैंडमार्क, जगुआर, इनको भी खरीदा। बहुत सारी और इंडियन कंपनीज गई, टेक महिंद्रा, आपको पता ही है कि महिंद्रा ने जॉइंट वेंचर किया। ऐसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने यूके में भरपूर इन्वेस्टमेंट किया है। तो इंडिया यूके के ट्रेड रिलेशनशिप यदि बढ़ते हैं तो यूके बड़ा बेनिफिशियरी है। ठीक है, इंडिया को बेनिफिट जो होगा वो होगा वीजा के मामले में। इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं जो आईटी करके जा रहे हैं, उनको फायदा होगा। फार्मा सेक्टर जो हमारा 25 से 30 बिलियन डॉलर का जेनरिक फार्मा है, ओवरऑल फार्मा नहीं बोल रहा हूँ, जेनरिक फार्मा जो है, वो जेनरिक फार्मा को इसका फायदा होगा, क्योंकि यूके की फार्मा कंपनीज भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो पर जेनरिक नहीं है वहां पे प्योर आर&डी बेस्ड फार्मा कंपनीज है। तो जेनरिक में फार्मा में हमको फायदा होगा, टेक्सटाइल्स में थोड़ा बहुत फायदा होगा, बट यूके को काफी फायदा होगा। इंडिया के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं इनके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, और इनकी सहूलियत के कारण ही मेनली इतनी तीव्र गति के साथ में ये एफटीए साइन किया गया है आनंद फानंद में, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, जगदीश भगवती उनका नाम है। जगदीश भगवती जी ने 2008 में कहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं ये टर्माइट है, ये अंदर ही अंदर खा रहे हैं जो वर्ल्ड का मल्टीलेटरल ट्रेड जो एक इकोसिस्टम है जो डब्ल्यूटीओ के अंडर में चल रहा है, इसको अंदर ही अंदर ये खा रहे हैं, और ये बहुत ही घातक और खतरनाक है। और मैंने उनकी किताब पढ़ी है, होगी, मैं बुक जल्दबाजी में निकाल नहीं पाया, पतली सी किताब है, बहुत बड़ी किताब नहीं है। आप लोगों को जहां भी मिले जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें जो भी लॉजिक दिए गए बहुत ही बेहतरीन लॉजिक दिए हैं। उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि भाई अगर दो कंट्रीज मिलके आपस में एफटीए कर लेती हैं, या जैसे आसियान ब्लॉक चाइना के साथ में कर लेता है, तो फिर डब्ल्यूटीओ का अर्थ ही क्या है? आप अगर 99% है, 90% प्रोडक्ट्स को फ्री आप एंट्री दे दो, ठीक है, 5-7 देश मिलके एक दूसरे को दे, तो फिर बाकी के देश कहाँ जाएंगे? तो ये तो डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत को जो है उसको ही पूरी तरीके से खत्म करता है। और मेरे भी विचार उनसे कुछ मिलते जुलते ही हैं। इनफैक्ट मेरे नहीं, भारत सरकार के भी विचार बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि बहुत कम दर्शकों को ये पता होगा कि 2019 में भारत जो है वो आरसीईपी रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका जो एग्रीमेंट था, जो कहा जा रहा था कि विश्व का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। ठीक है, ट्रेडिंग यानी 30% वर्ल्ड की जीडीपी और पॉपुलेशन इस ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर में आता है, जिसमें चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, आसियान की सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारी कंट्री प्लस चाइना। तो ये 30% ग्लोबल पॉपुलेशन और 30% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इन लोगों का जो ये ट्रेडिंग ब्लॉक बना है
जो एफटीए इनके बीच में हुआ, भारत 2019 में उस निगोशिएशन से बाहर निकल गया था। क्यों भारत बाहर निकला? मोदी जी के शासनकाल में निकले। क्यों निकला? क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट भारत के लिए आज की डेट में बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको ये लगता है, भारत को ये लगता है और मुझको भी ये लगता है कि भाई ऐसे कोई भी कंट्री के साथ में या ब्लॉक के साथ में जाके फायदा क्या, जहां पहले से चाइना घुसा हुआ है। आज चाइना एक बहुत बड़ा जो है ड्रैगन, मतलब आप समझ लीजिए कि सारा जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, लोग डोनाल्ड ट्रंप को गालियां बक रहे हैं, पर लोग ये नहीं समझ रहे कि चाइना के कारण जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसके कारण अमेरिका या इंडिया की गवर्नमेंट को ये सब स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। चाइना वर्ल्ड को $1 ट्रिलियन पर एनम, यानी हर साल ट्रेड सरप्लस है चाइना का। तो यार आप पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करोगे और कहीं से आपका ट्रेड डेफिसिट नहीं, हर जगह आप ट्रेड सरप्लस में ही हो, तो ये कहाँ, ये कब तक चलेगा भाई? तो ये जितने भी लोग बातें फ्री ट्रेड और ये सब करते हैं ना, ये बेसिकली चाइना को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। क्योंकि चाइना, अगर मान लीजिए, देखिए आसियान भी देख लीजिए, आसियान ने जो चाइना को डील दिया है वो इंडिया को डील नहीं दिया है। इंडिया के सिर्फ 90% प्रोडक्ट्स जो है वो टैरिफ लिबरलाइजेशन इसमें है, चाइना का 100% है। इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स जो है 10%, वो 0% से लेकर 5% तक के बीच में उनके ऊपर में टैरिफ लगेगा। जबकि आसियान के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद में, एफटीए होने के बाद में, चाइना के ऊपर में जो टैरिफ था वो सीधा 12.8% से घट के 0.6% पे आ गया, 0.6। और इंडिया के अभी भी 10% प्रोडक्ट ऐसे हैं, 90% तो ठीक है, उनको ड्यूटी फ्री उसमें चले जाएंगे, परंतु 10% प्रोडक्ट अभी भी ऐसे हैं जिनके ऊपर में 0% से लेकर 5% तक के बीच में लगेगा। तो भाई अगर चाइना कहीं घुसा हुआ है तो वहां घुस के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट को और सस्ता बना देगा, और सस्ता बना। हम वैसे अपनी मार्केट में चाइना के साथ में कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में घुस के क्या ही हम फायदा बना लेंगे, क्या ही कर पा रहे हैं, जब हम इंडिया के अंदर में ही जो है चाइना को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। जी आप मुझे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें दो बातें मैं ऐड कर दूं कि इंडिया 90% टैरिफ यूके प्रोडक्ट्स पे कम करेगा और 85% जो है वो टैरिफ फ्री हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 10 इयर्स। अब इसमें यूके की गुड्स कौन सी हैं? विस्की फ्रॉम 150 टू 40% ओवर 10 इयर्स, कार्स 110 टू 10% अंडर अ कोटा, और भारत में सिंटैक्स लगा दिया गया 40% 1200 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर। तो इसका मतलब है गाड़ियां इंपोर्ट करना जैसे पाकिस्तान में होता था, पाकिस्तान ना सुई बनाता था ना हाथी, पर अवेलेबल सब कुछ होता है वहां। तो वैसे ही भारत में अब गाड़ियां, विस्की, बहुत सारी जो सिंफुल आइटम्स हैं वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे आएंगी और 40% उस पर सिन टैक्स मोदी सरकार लगाएगी। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा भारत की इकोनॉमी के लिए, ऐसा माना जा रहा है। अब बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी कुछ ऐसा है। यूरोपियन यूनियन जो है के लिए भारत कह रहा है कि आप हमें लोअर कर दीजिए हमारी सर्विसेज टैक्स, ताकि हम अपना स्किल्ड प्रोफेशनल्स को आपके यहाँ भेज सकें, अपनी एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा सकें, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में, क्योंकि अब तो ट्रम्प साहब जो हैं आईटी सेक्टर में टारगेट कर रहे हैं आपके आईटी प्रोफेशनल्स को, H1B वीजास को और चीजों को। अब ईयू उसमें कितना नॉन टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करता है, सिंप्लीफाई करता है कस्टम प्रोसेसेस को, ये तो अब जो नेगोशिएशन ऑन हुई हैं, करंट में चल रही हैं, इससे पता लगेगा। तो ये रिड्यूस कॉस्ट, चाहे वो सर्विसेज एक्सपोर्ट की हों जिसमें भारत को फायदा डेफिनेटली है, और जो इंपोर्ट ड्यूटी में 90 से 95-99% आप ड्यूटी आइटम्स पे हटा रहे हैं या उनको कम कर रहे हैं, सिंफुल आइटम्स पे भी मैंने आपको बात की, तो इससे जीडीपी कितनी बढ़ेगी? अमेरिका से बिजनेस कारोबार कम करके किसी को अनुमान है कि 1.5% से 1.25% जीडीपी घटेगी, 1.3 टू 1.7। और अगर यूके और यूरोपियन यूनियन और भी आप 17 कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, जिसमें एशियन कंट्रीज भी जोड़ लेते हैं, तो क्या इसकी भरपाई हो सकेगी? पहला जवाब तो यह है कि इंडिया जीडीपी ऑन यूके इंडिया एफटीए इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय जीडीपी बाय ओनली 0.6%, जो एक आम अनुमान है। 5 बिलियन पाउंड कह लीजिए या उसको $7 बिलियन कह लीजिए। यूरोपियन इंडिया एफटीए का जो आईटी सर्विसेज से फर्क पाएगा उस पर अभी तो क्लैरिटी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपने बात की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे यहां से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कितना पैसा आउटफ्लो होता है,
जिनमें फॉरेन कंपनीज भी हैं, इंडियन कंपनीज के अलावा, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या अंडर पार्टनरशिप, वो भी आईपी में आपका पेटेंट के पैसे जो हैं वो देती हैं, तो वो आईपी में उनका भी शेयर है फॉरेन कंपनीज का। कल को वो कंपनी उठ के जाएंगी तो अपने आईपी प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, वो ले जाएंगी यहाँ से। और हमारी पेमेंट जो बाहर की कंपनियों को है इन टर्म्स ऑफ टाइप्स, वो बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, एक तो जीडीपी वाली मैंने आपसे बात की, और एक आर&डी वाली आपसे बात की, जिसमें हमारा आउटफ्लो बहुत ज्यादा है। इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा नियर शॉर्ट टर्म, मान लीजिए अगले 2 साल या 3 साल में? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, पहले आर&डी वाले पे आते हैं। आर&डी पे कल मैंने मेरे चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव पे काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम किया, उसमें काफ़ी सारे डाटा दिए हैं। मेन डाटा ये समझ लीजिए कि 8.63 बिलियन डॉलर जो है वो हर साल, यानी मैंने 2022 में फॉर्च्यून में एक स्टोरी किया था, उस टाइम में 8.63 बिलियन डॉलर जो है ये आईपी पे बाहर गया था इंडिया से। तो आप यदि लक्स साबुन खरीदते हैं या रेक्सोना भी खरीदते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपनी मदर कंपनी यूनिलीवर यूके को जो है उसका एक सर्टेन पोर्शन आईपी के अंडर में पेमेंट करता है। ओके, ऐसी अगर आप सुजुकी की गाड़ी खरीदते हैं, मारुति खरीदते हैं मतलब, तो आप मारुति सुजुकी जो इंडिया है वो सुजुकी को जो है एक सर्टेन पोर्शन जो है 2 से 4% यूजुअली कंसीडर करते हैं, वो आर&डी कॉस्ट के रूप में आईपी यूज करने के लिए भेज देता है। आईपी के अंदर में पेटेंट भी आते हैं, आईपी के अंडर में ट्रेडमार्क्स भी आते हैं। आईपी के अंदर, आईपी एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर में आपके मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इसके अंदर में लोगो, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, है ना, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो इंडिया में आज की डेट में जितनी भी फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, इनका मजेदार मतलब, मैंने वो जो फॉर्च्यून में स्टोरी लिखा था उसमें मैंने यही हाईलाइट किया था कि कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका बन गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि अगर तो आप प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, और आप डिविडेंड अपनी पेरेंट कंपनी को भेजते हो तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। परंतु यदि आप आर&डी का काम करते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे पैसे ट्रांसफर करते हो, तो फिर 1% का भी टैक्स नहीं है। तो ये कंपनीज क्या बदमाशी करती हैं, ये कंपनीज जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे मेजॉरिटी अपना प्रॉफिट भेज देती है, ठीक है। तो इंडिया को नुकसान ही नुकसान है भाई। आप फॉरेन का माल, फॉरेन कंपनीज अपना माल यहाँ बेच रही है और प्रॉपर ड्यू शेयर जो उनका टैक्स का है वो पे नहीं कर रही है। इसके ऊपर में कभी अपन अलग से ही प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छा, मजेदार और बड़ा, मतलब ये अपने आप में ये विषय है, ठीक है। तो आर&डी में जो है इंडिया को मैसिव नुकसान है। इंडिया की इकोनॉमी जो है कभी भी आर&डी बेस्ड रही नहीं है। फॉरेन की जो भी कंपनीज आके यहाँ काम कर रही हैं वो माल सिर्फ बेचती है, इंडियन मार्केट को सिर्फ बाजार समझती हैं और पूरा यहाँ टैक्स नहीं पे करती है। यहाँ इंडिया को डेवलप करने में वो ड्यू शेयर जो उनका है वो नहीं पे करती, थोड़ा बहुत चिल्लर अमाउंट पे कर देती है। जिस प्रोपोर्शन में वो प्रोडक्ट सेल करती है, प्रॉफिट बनाती है, उस प्रोपोर्शन में तो कतई ये इंडिया में टैक्स पेमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो एक बात तो रही ये। दूसरी बात ये रहा कि आपने यूएसए के साथ यूएसए ने जो टैरिफ लगाया है, आपने पहले भी क्वेश्चन में सवाल पूछा, अभी भी आपने पूछा कि क्या ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कर रहा है ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ ऑलरेडी कर चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ कोशिश जारी है, तो क्या ये अमेरिका की भरपाई कर पाएगा जो टैरिफ लगने से है? देखिए, दर्शकों को सिंपल एक चीज समझने की जरूरत है। इंडिया ने जो लास्ट ईयर यूके को एक्सपोर्ट किया था वो था लगभग 25 बिलियन पाउंड के आसपास में, 25 से 26 बिलियन पाउंड था। और जो मैं आपको एक छोटी सी फिगर दे देता हूँ राजीव जी, एक छोटी सी फिगर दे देता हूँ। इंडिया ट्रेड विद यूके एंड ईयू कंबाइंड इज $57 बिलियन विद द यूके इन 2024। मतलब उससे उसका बेंचमार्क। मैं ये पाउंड में बता रहा था, आपने डॉलर में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इंडिया वही 25-26 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, 17-18 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपने 55 जो भी बताया, 57 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड यूके के साथ में है। यही अमेरिका के साथ में 126-127 बिलियन डॉलर का रहा है। हम बोल रहे हैं कि 2030 तक जाके ये डबल होगा बिकॉज ऑफ एफटीए, ठीक है।
तब भी हम अमेरिका के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। ओके, जो आज करंट डेट में है। तो किसी भी तरीके से यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के टैरिफ लगने का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, ना ही कोई दूसरा ट्रेड एग्रीमेंट जो है अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की भूमिका सिर्फ ट्रेड गुड्स तक ही सीमित नहीं है। आप इस बात को समझिए, अमेरिका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया के मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। इंडिया के बाहर, इंडिया की कंपनीज के बाहर यदि कोई दूसरा मुल्क में भारत के लोग सबसे ज्यादा नौकरी पाते हैं वो है अमेरिका। आईआईटी से लेके तो आईएम तक के बच्चों को यदि आप देखें तो इनका प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो है अमेरिका। और वो बच्चे जो वहां से पैसा भेजते हैं रेमिटेंस के रूप में, वो इंडिया में बहुत बड़ा एक सपोर्ट करता है, बिकॉज डॉलर का इनफ्लो जो है वो मैसिव है, ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके कारण। ठीक है, तो वो बच्चे जो एमबीए करके आईएम से या दूसरे इंस्टीट्यूट से, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए करके बाहर जा रहे हैं, या आईआईटीज या दूसरे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके बाहर जा रहे हैं, या मेडिकल या दूसरे जो भी हैं, ये एक तरीके से बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं इंडिया में डेवलपमेंट के लिए। वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इंडिया में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को डॉलर्स में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। इससे इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत, आप समझ लीजिए कि मजबूत जो है एक आधार मिला हुआ है। कितने इंडियंस चाइना में काम करते हैं आप मुझे बताइए, कितने इंडियन चाइना से जो है इंडिया को पैसे भेजते हैं? मतलब मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से भी ज्यादा होंगे, उससे हो सकता है कम ही हो। हाँ, चाइनीज इंजीनियर जो आके इंडियन साइड पे काम कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जितने पावर प्लांट्स जिनके बीटीजी बॉयलर टरबाइन जनरेटर्स, ये जो बीटीजी इक्विपमेंट जो है ये चाइना से आए हैं, मैक्सिमम में आया, अदानी के तो पूरे के पूरे हैं। तो ये बीटीजी इक्विपमेंट्स वाले जितने भी इंपोर्टर्स हैं पावर प्लांट के, सोलर के, यहाँ हर जगह पे जो है चाइनीज आपको इंजीनियर्स नजर आएंगे। यहाँ तक कि नागपुर के मेट्रो में भी बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर जो है आके काम किए थे। जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया भर में बन रहे हैं वहां आपको चाइनीज इंजीनियर्स बहुत सारे दिखेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई चाइना हो गया या दूसरी कंट्रीज होगी, ये इंडिया से ले ज्यादा रही है, दे कम रही है। अमेरिका एकमेव कंट्री ऐसा है जिसने अपना मार्केट कंप्लीटली ओपन कर रखा था इंडिया के लिए। अपने मतलब आप ये समझिए आत्मजीत जी कि आज की डेट में 60 लाख इंडियंस वहां के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। उसके अलावा लगभग 15 लाख से लेके 20 लाख इंडियंस प्रोफेशनल वहां वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इतना 80 लाख का पॉपुलेशन कहीं आपको नहीं मिलेगा जो सकारात्मक काम में लगा है और जो बहुत बड़ी संख्या में इंडिया में पैसे भेज रहा है। तो इंडिया का रिप्लेसमेंट अगर हम कहें कि कुछ छोटी छोटी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अमेरिका का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए कि मृगमरीचिका है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि जहां जहां एफटीए में चाइना घुस गया है, इंडिया को कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। आज की डेट में 13 देशों के साथ में इंडिया का एफटीए है और 30 कंट्रीज के साथ में चाइना का एफटीए है। अब ये जो 13 एफटीएज हैं इसमें बहुत सारे कॉमन एफटीएज हैं जहां पे इंडिया भी है, चाइना भी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, आसियान हो गया, सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ये कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं। ठीक है, तो 13 में तो मैंने आपको 7-8 नाम बता ही दिए। तो ये कॉमन है जो जिनका जो जहां चाइना भी है और जहां इंडिया भी है। तो इंडिया को क्या एडवांटेज है भाई? तो कहने का अर्थ है कि हम कितना भी मतलब अंधेरे में तीर चला लें, आसियान कंट्रीज में चाइना घुस गया है, चाइना वर्ल्ड ओवर घुस गया है। चाइना से हम इंडिया के ही अपने मार्केट में compete नहीं कर पा रहे हैं। $100 बिलियन से ज्यादा का आपको मालूम है ट्रेड डेफिसिट बन रखा है हांगकांग और चाइना को यदि हम साथ में लें तो स्थिति बड़ी बुरी है। जी आपने जी, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। यूके इंडिया एफटीए एक्सक्लूड सेंसिटिव इंडियन सेक्टर्स लाइक स्मार्टफोन्स एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग को कितना इजाफा मिलेगा इन एफटीएस के थ्रू, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि पीएलआई के तहत फॉक्सकॉन, एप्पल जो भी ये फैक्ट्रियां हमने लगाई वो भी तो हमारे जो निवेश मतलब हमारे टैक्स के पैसे से पीएलआई जा रही थी। उसका क्या होगा? क्योंकि ये एफटीए एग्रीमेंट्स में कई सारी प्रोडक्शन की आइटम्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट्स
इंक्लूडेड ही नहीं है। राजीव जी, नहीं नहीं, आपकी टिप्पणी। उसका जी। कारण ये है जो इन्होंने स्मार्टफोन और मोबाइल को अलग रखा है। आयरलैंड जो है, बहुत कम लोगों को पता है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आयरलैंड वो कंट्री है जहां पे एप्पल जो है, एप्पल ने अपने सारा आर एन डी, जैसे आर एन डी, जैसे इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर मदर कंपनी यूनिलीवर को पैसे भेजता है आर एन डी के, वैसे वर्ल्ड ओवर जहां जहां एप्पल के फोन बिकते हैं, तो एप्पल ने बोला कि हमारा आर एन डी का काम होता है अमेरिका में, सॉरी आयरलैंड में। और और आयरलैंड में सारा का सारा जो है ये टैक्स जाता है। आयरलैंड में इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री भी है सॉरी, आयरलैंड में इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री भी है। तो ये ब्रिटेन चूंकि आयरलैंड के पास में है, तो और आपको मालूम है कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का एक पार्ट है। मैं जनता की जानकारी के लिए एक और मजेदार चीज बता दूं, इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक कंट्री है। इंग्लैंड और वेल्स को आप मिला दें तो वो कहलाता है ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दें तो कहलाता है ब्रिटेन। और अगर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दें तो वो कहलाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ओके, तो ये जो है, अब आयरलैंड पड़ोस में है यार, आयरलैंड को कैसे तकलीफ में डालते हैं। इंडिया जो स्मार्टफोन, जो पीएलआई की आप बात कर रहे हो, इसमें मेजॉरिटी चंक जो है वो तो एप्पल से आ रहा है, ठीक है। ये मेरे प्यारे दर्शकों ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस सब चीजों की जानकारी है। तो एप्पल जिसका की मूल ही आयरलैंड में है, अमेरिका भी परेशान है कि एप्पल अपना जो ड्यू टैक्स शेयर है वो अमेरिका में पेमेंट नहीं करता, क्योंकि अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 21% है आज की डेट में, और आयरलैंड में 12% है। तो ये होशियारी बता के जो है एप्पल वाले ये 12% में अपना सब आर&डी का पैसा भेज देते। जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेसिकली कुछ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का सोफिस्टिकेटेड एक ये जो है एक पार्ट बन गया कि जितनी भी कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स कम देना चाहती हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे पेमेंट जो है मदर कंपनी को कर देती है, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगता है। प्रॉफिट पे यदि आप मदर कंपनी को डिविडेंड भेजना चाहो तो उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हर जगह लगता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लगता है। तो ये कारण है, उनने बोला, यूके ने बोला होगा कि भाई आयरलैंड जो है परेशानी खड़ा करेगा। आयरलैंड से ही ज्यादातर एप्पल के मोबाइल ब्रिटेन में आते हैं। ब्रिटेन में भी शायद एक यूनिट है, जहां तक मुझे ध्यान, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट एप्पल का कुछ वहां पे भी है। तो वो उसको छेड़ना नहीं चाहते थे, और इंडिया ने सोचा कि भाई हमारे पास में इतनी सारी एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे, या अफ्रीकन कंट्रीज है, गल्फ के नेशन है, जहाँ ये एप्पल जो भी असेंबल कर रहा है। देखिए एक बात और समझ लीजिए, एप्पल आज भी मेनली जो है ना 80% काम चाइना में ही हो रहा है। ये 10-10% वियतनाम और इंडिया को देके इन्होंने थोड़ा सा खुश करने की कोशिश की, बट यहाँ सिर्फ असेंबलिंग हो रहा है, ठीक है। मेन जो काम है मोबाइल बनाने का वो आज भी चाइना में है, इंडिया सिर्फ असेंबलिंग का काम कर रहा है। तो ये जो है ये उन्होंने सोचा होगा कि भाई ठीक है हम वो बात नहीं छेड़ते, बिकॉज इट इज पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव फॉर यूके, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है यूके का और आयरलैंड बाजू में ही है। आपको मालूम है कि कितने साल नॉर्दर्न आयरलैंड का टिफ चढ़ा है, राजनीतिक संघर्ष चला है, वो किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा था। 1980s में मार्गरेट थैचर जिस होटल में ठहरी थी, उस होटल के लगभग मतलब बॉम्ब से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था उस होटल को। कई यूके के लोग मारे गए थे जो मार्गरेट थैचर गवर्नमेंट में थे उस बम विस्फोट से। यानी 1980s में बहुत बड़ा दुर्दांत जो था वो आईआरए का इशू था। एनीवेज वो किसी और दिन डिस्कस किया जाएगा। बट कहने का अर्थ ये है कि इंडिया यदि सोच रहा है, या हम लोग ये सोच रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन या यूके या कोई और मुल्क के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हम अमेरिका से होने वाले लॉस की भरपाई कर देंगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि 2.2% जीडीपी जो है वो इंडिया का अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करके आता है। 20% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को है। यानी वैल्यू टर्म्स में हर पांचवा आइटम जो है वो अमेरिका को जा रहा है, हर 5 में से एक आइटम जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपको। बिल्कुल। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए राजीव रंजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।